शुरू करने लगे पॉलिसी इफेक्ट केसेस। और ये मैंने पहले भी बनाई है मगर लोगों ने कि वो बहुत घिचमिच हो गई है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं जो है लॉन्गेटेड बनाऊँगी ताकि जो घिचमिच हो रही थी वो ख़त्म हो सके। ठीक है, केस 1 है अनसर्टेन चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड, यानी कि जो कि हमारे कांस्टेंट पार्ट्स होते हैं उन कंजम्पशन के, इनकम के या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के, अगर वो बढ़ जाए तो ये जो मैं केस करने लगी हूँ ये सी बार का राइज भी हो सकता है, ये आई बार का राइज भी हो सकता है, ये जी बार का राइज भी हो सकता है। ठीक है, इक्वेशन मैं आपको एग्रीगेट डिमांड की दिखा देती हूँ। ये सी नॉट जो है वो आपका कंजम्पशन का कांस्टेंट पार्ट है, ऑटोनोमस कंजम्पशन या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो कि कांस्टेंट ही लेके चलता है, माइनस एल नॉट जो है वो कांस्टेंट पार्ट ऑफ मनी डिमांड, और ये एम ओवर पी आपको मनी सप्लाई जो कि कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, आई आर जो है इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का जो स्लोप होता है, एल आर जो मनी डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट का होता है। ठीक है, सी इज़ दी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, टी इज़ दी टैक्स रेट। ठीक है, एल वाई जो है मनी डिमांड का आउटपुट से रिलेशनशिप, एल आर जो है मनी डिमांड का आर से इंटरेस्ट रेट से रिलेशनशिप, आई आर जो है वो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसका रियल इंटरेस्ट रेट से रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा, अब मैं इस तरीके से लेकर चलूँगी। ठीक है, तो अगर सी नॉट, आई नॉट और जी नॉट इन तीनों में से कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो वो डायरेक्ट अफेक्ट करेगी एग्रीगेट डिमांड को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब यहाँ पे जो है इनमें से कुछ भी आ रहा है, ठीक है, यानी कि सडन इंक्रीज आ रहा है, तो इस पर क्या होगा अफेक्ट। ठीक है, तीनों मार्केट्स बेसिक से बेशक यहाँ से अगर आप लोगों ने ली भी है तो आपको क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा ऊँची आवाज़ में बोल नहीं सकूँगी, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, हमें उस मान गुजार को डिपेंड करना और अपनी पार्टी के सीनियर लोगों की मौजूदगी में असद साथी से उनके सीनियर लोगों से उन्होंने उसमें कहा कि हमें उस मान गुजार को ज़रूरत तादाद में डिपेंड करना है। ये बढ़िया सप्लाई था, एग्रीगेट डिमांड था, यहाँ पे आउटपुट था, यहाँ पे प्राइसेस थे। ठीक है, यहाँ पे मनी मार्केट बना रही है, ये आ गया मनी डिमांड, यानी कि जिसको मैंने उसके अंदर अभी एल से डिनोट किया। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड के अंदर। ठीक है, और ये रहा मनी सप्लाई। ठीक है, जिसके अंदर मनी सप्लाई जो है वो इंटरेस्ट रेट के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड है, वहाँ पर मैंने कॉन्स्टेंट किया। ठीक है, अच्छा, अब जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ से हम लोग इसको रिज़र्व की मार्केट के ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, रिज़र्व की जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मैं यहाँ पर रिज़र्व की डिमांड बना लूँगी जो कि डॉलर्स में है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास रिजर्व्स आ गए, इंटरेस्ट रेट अब आई लिख लें कि आर लिख लें, ये है, अगर आई लिखा हुआ तो मच बेटर कि आप लोग आई का इस्तेमाल करें, तो मनी डिमांड और मनी सप्लाई। ठीक है, ये आपके पास वो आ गया, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट आ गया। ठीक है, ये मनी आ गया, ये इंटरेस्ट रेट आ गया। इसको मैं स्पेशली बोल्ड करके मार्क कर रही हूँ बार के साथ ताकि ये चीज़ कंफ्यूज ना करे आप लोगों को कि मैं किसकी बात करूँ। ठीक है, तो एट पॉइंट 1 जो ये आपके इक्विलिब्रियम के पॉइंट बन रहे हैं विदाउट एनी दिस अनसर्टेन केस के चेंजेस इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब मनी हमारी कोशिश पॉलिसी लगाने जब ये पूरा हो जाता है अनसर्टेनिटी, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि प्राइस और आउटपुट को स्टेबलाइज किया जाए, लेकिन जितना जो नज़दीक हो जाए। ठीक है, अब क्या है, अनसर्टेन चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड, यानी कि एग्रीगेट डिमांड के अंदर हम सडन इंक्रीज जो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये
ये आ गया एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, अब एग्रीगेट क्या हो गया कि ये फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सी बार का राइज करूँ। ठीक है, कॉजेज एग्रीगेट डिमांड टू इंक्रीज। एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज से क्या हुआ, आउटपुट भी बढ़ गया और प्राइसेस भी बढ़ गए। ठीक है, अब प्राइसेस बढ़ गए तो क्या होगा कि आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू इन्फ्लेशन मनी डिमांड इंक्रीजेस। अब मनी की डिमांड क्यों बढ़ गई, मनी की डिमांड इसलिए बढ़ गई कि हमारे अखराजात तो वही थे, अब इन्फ्लेशन की वजह से हमारी रियल इनकम कम हो गई। अब हमें चीज़ें तो उतनी ही चाहिए ना, तो हम मनी डिमांड बढ़ा देते हैं ताकि हम कचरा जोन में तब्दील हो चुका है। ठीक है, शादवान की सड़कें अगर ये टूट का शिकार, ये मनी डिमांड बढ़ सड़क गई। कहाँ से शुरू कहाँ खत्म कुछ पता नहीं। ठीक है, ये आ गया पॉइंट 2। ठीक है, ये आ गया इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया और एम भी बढ़ गया। ठीक है, अब ये जो मनी डिमांड बढ़ा साइमल्टेनियसली रिजर्व का डिमांड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये लीजिए। अच्छा, ये रिजर्व का डिमांड बढ़ गया, कुर्सी पे चढ़ के सफाई रिजर्व डिमांड भी बढ़ गया। ये पॉइंट 2 हो गया, ये 1 था। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट बिल्कुल वही है जो यहाँ पे है। ठीक है, रिजर्व तो अपनी जगह कांस्टेंट रहेगा, ये मनी सप्लाई बढ़ गया। ठीक है, अब ठीक है, और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया। ठीक है, अब ये जो अच्छी खासी पॉइंट 1 पे इक्विलिब्रियम में थी, अब ये आ गए चेंज हो गया, अनइक्विलिब्रियम आ गया। अब लगते ही है पॉलिसी। ठीक है, ये जो केसेस हैं ये वो केसेस होते हैं जो इनिशियल के इक्विलिब्रियम के अंदर अनइक्विलिब्रियम ले आती है। ठीक है, फिर हम लोग पॉलिसी लगा रहे हैं तो पॉलिसी के केसेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर कोई एक पॉलिसी लगाऊंगी, या तो इंटरेस्ट रेट का कांस्टेंट लगाऊंगी या मैं इसके ऊपर लगाऊंगी मनी सप्लाई का। ठीक है, और जो दूसरा केस बच जाएगा उसके लिए मैं नया ग्राफ बना के उस पर समझाऊँ। ठीक है, तो इस पे मैं कर रही हूँ कि मैं इंटरेस्ट रेट को कांस्टेंट कर रही हूँ। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे ग्राफ में सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैं कर रही हूँ इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट, सही पाकिस्तानी देने का इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट को सेम रखने के लिए हमें मनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, देखें। इंटरेस्ट रेट को सेम रखने के लिए अगर मैं इस नए मनी डिमांड पे जाऊँ तो मनी सप्लाई यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि मनी सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मनी सप्लाई को जब बढ़ा दिया गया, मैं इसको अब दूँ ये डॉटेड लाइन से शुरू कर रही हूँ। ठीक है, पॉइंट 3 इंटरेस्ट रेट अपनी जगह कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट के कांस्टेंट होने से क्या होगा कि ठीक है, इंटरेस्ट रेट के कांस्टेंट होने से मनी सप्लाई बढ़ गई। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि द इनिशियल इंटरेस्ट रेट आई कांस्टेंट, मनी सप्लाई इंक्रीज, तो इंटरेस्ट रेट तो अपनी जगह सेम आ गया। ठीक है, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करके जब हमने इसको कांस्टेंट किया तो रिज़र्व भी अपनी जगह कांस्टेंट होगी, ज़्यादा ये नया रिज़र्व का सप्लाई, तो रिज़र्व भी बढ़ गई। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी समझाई थी कि रिज़र्व और मनी जो मार्केट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे चलती हैं। ठीक है, तो ये नया आ गया रिज़र्व का, RS डबल डैश कर लिया। ठीक है, RS डबल डैश। ठीक है, अच्छा, अब चूँकि अब इंटरेस्ट रेट जो है वो मज़ीद बढ़ गया। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से एग्रीगेट जो है, एग्रीगेट डिमांड जो है इंटरेस्ट रेट से नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड जो है इनके इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो अगर एक चीज़ कम हुई है, सॉरी इंटरेस्ट रेट पहले ज़्यादा हो गया था, कम हो गया ना, तो इंटरेस्ट रेट के कम होने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड जो है वो मज़ीद आगे शिफ्ट हो जाएगी।
ये 0.3 बन गया। हम क्या देख रहे हैं, पी और वाई मज़ीद ज़्यादा दूर हो रहे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और आउटपुट भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने नोट कर लिया क्या है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जो मुझे इंटरेस्ट रेट का कांस्टेंट यहाँ कर दिया, मनी सप्लाई का मैं दूसरे पे करूँगी। ठीक है, ठीक है। अब मुझे उसको कांस्टेंट को शो करने के लिए पहले पूरा वो ग्राफ फिर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये ठीक है, ये आ गया एग्रीगेट डिमांड, ये आ गया एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब इसका स्लोप थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, आप तो बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा। ठीक है, ये आ गया मनी सप्लाई, ये आ गया मनी डिमांड। ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पे सेम इंटरेस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे उसको थोड़ा सा आगे तक लेके जा रही हूँ ताकि मैं इंटरेस्ट रेट को मार्क कर सकूँ। ठीक है, रिज़र्व की डिमांड, रिज़र्व की सप्लाई, ये 0.1, यहाँ पे प्राइस आ गई, यहाँ पे आउटपुट आ गया। ठीक है, पी वाई, यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे प्राइसेस है। ठीक है, यहाँ पे एम यानी कि मनी, और ये रिजर्व्स, यहाँ पे रिजर्व आ गया। ये इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नॉमिनल लेके चल रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये तो इक्विलिब्रियम था, इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आई थी उसकी वजह से काफ़ी चेंजेस आए थे। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी आई थी कि सडन इंक्रीज़ हो गया था कंजम्पशन के अंदर। ठीक है, ये सडन इंक्रीज़ हो गया था, उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड आ गई। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड 2 पे चला गया, तो ये आपके पास जो है प्राइसेस भी बढ़ गया था, आउटपुट भी बढ़ गया था। ये सारी कहानी पहले क्योंकि मैं लिख चुकी हूँ तो मैं फिर नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, अब चूँकि प्राइसेस बढ़ गई थी तो रियल इनकम हमारी कम हो गई। ठीक है, अब रियल इनकम को मेंटेन करने के लिए, यानी कि हमारे एक्सपेंडिचर्स को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, मनी डिमांड बढ़ा दी। ठीक है, MD डैश पॉइंट यहाँ पर 2 आ गया, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया मार्केट के अंदर। अब सेम इंटरेस्ट रेट के साथ जो है रिजर्व डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि ये रिज़र्व सप्लाई पे इसका निशान लगा लिया और मैंने यहाँ से रिज़र्व को मज़ीद आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये रिज़र्व डिमांड डैश हो गई, ये 0.2 हो गया। ठीक है, ये मनी डिमांड डैश हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे मैं मनी सप्लाई का जो है निशान लगा लूँ। ठीक है, ये मनी सप्लाई कांस्टेंट जो भी हमने कर ली है। ठीक है, इसके बाद ये रिज़र्व हो गया। अब मनी सप्लाई बढ़ गई है, मार्केट के अंदर डिसइक्विलिब्रियम आ चुका है, तो अब क्या होगा कि हम लोग मनी सप्लाई को कांस्टेंट करना है। ठीक है, तो इस नए मनी डिमांड के ऊपर इस मनी सप्लाई को कांस्टेंट करने के लिए, फिर मनी सप्लाई कांस्टेंट करने में क्या करेंगे, इस एन बार को जो है ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्या होगा कि ये मनी सप्लाई कम। ठीक है, मनी सप्लाई डबल डैश 0.3। ठीक है, इसको मैं बाद पेन चेंज कर रही हूँ, इसको हाई पॉइंटर दे देती हूँ। ठीक है, मनी सप्लाई कांस्टेंट हो गई, इंटरेस्ट रेट मज़ीद हायर हो गया। ठीक है, अब इस इवन हायर इंटरेस्ट रेट के ऊपर मैं जो है रिजर्व मार्केट के अंदर भी निशान लगा लूँगी। ठीक है, नए वाले रिज़र्व डिमांड के ऊपर मैंने निशान लगाया कि क्योंकि मनी सप्लाई कम हुआ है तो रिज़र्व की सप्लाई भी कम हो जाएगी। एट द सेम इंटरेस्ट रेट यहाँ पीछे आ जाएगा, आर कम हो गया है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये 0.3 बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए वापस। अब इंटरेस्ट रेट जो था वो 2 से मज़ीद बढ़ गया, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हो जाएगा। ये डैश ना देंगे तो ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड कम होकर कहाँ जाएगा, वापस अपने 1 पॉइंट पे चला, यानी कि जो 1 पॉइंट है ये इसका 1 भी है और ये इसका 3 पॉइंट भी है। तो स्टेबलाइज कौन सा ज़्यादा बेटर कर रहा होगा, पी और वाई को, मनी सप्लाई कांस्टेंट। इसलिए फॉर दिस केस मनी सप्लाई कांस्टेंट इज़ बेटर फॉर दिस। उम्मीद करती हूँ चीज़ अब क्लियर हो गई है।